गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए हमारा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे कल हमने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी और उसके टाइप्स। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय द इफेक्ट ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन। पोजिशन और कॉन्फिगरेशन के कारण बॉडी में जो एनर्जी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स। एक कल हमने किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय द इफेक्ट ऑफ पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी को हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे उसको रेज करते हैं तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी थी mgh। एंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी का टाइप्स है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक मतलब आप जानते हो, इलास्टिक मतलब होता है ऐसी बॉडी जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें, जैसे उस फोर्स को रिमूव करें बॉडी उसी शेप में दिया जाती है तो वो हम उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम स्प्रिंग के अंदर मान लो होती है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उस केस में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपकी कौन सी होगी, वो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ इट्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्प्रिंग। कोई भी एक इलास्टिक स्प्रिंग है, जैसे मान लो उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, उसको आप एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी एनर्जी कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका एक्सप्रेशन हम इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं डेफिनेशन ले देता हूँ पहले इसकी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड by the effect of its compression, by the effect of compression by the effect of compression or expansion in an elastic spring। इलास्टिक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जो है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंशन जब होता है तो उसमें एनर्जी जो है वो आपकी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर रहे हैं। एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने एक स्प्रिंग मान ली, इलास्टिक स्प्रिंग मान ली इस प्रकार से। ऐसे ऐसे इसको आप दिखा सकते हो। इलास्टिक स्प्रिंग जो है तो ऊपर दिखा दो इसको ऐसे, ये ए एंड दिखा दिया, ये बी दिखा दिया। कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग एंड द बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द फ्री एंड। ये इसका इस स्प्रिंग का फ्री एंड है, ये इसका हमने इसको टाई कर रखा है रेड सरफेस के साथ में स्प्रिंग का। ठीक है, जैसे ही हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या इसको हम अलोंगेशन इसमें होता है, स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। स्प्रिंग को जैसे हम कंप्रेस कर रहे हो, इसको हम अलोंगेशन इसमें यदि होता है तो ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आता है। किससे कारण आता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स के कारण। रेस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो उस बॉडी को उसी कॉन्फिगरेशन में लेके आता है। यदि रेस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो बॉडी उसी शेप में आपकी नहीं आती है। इलास्टिक बॉडी यदि है तो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। रेस्टोरिंग फोर्स किस पे डेवलप होता है, वो बॉडी पे आप कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसी कोरिस्पोंडिंग आपका डिपेंड करेगा। तो इसमें जैसे हम इसमें सीधा लिख देता हूं मैं, व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और elongation the spring
spring back to its original length और shape किससे घटाते हो? Due to the restoring force. रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? थ्योरेटिकल में आप पढ़ोगे इसको। रेस्टोरिंग फोर्स इज ए फोर्स which brings the body to its original configuration। एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका लेके आता है। तो मैंने यही बताया, जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, एलोंगेशन हो रहा है, स्प्रिंग आपकी ओरिजिनल स्टेट में आती है ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स। तो उस केस में हम कह सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, कंप्रेशन के ऊपर। हेयर एक्स कंप्रेशन कर सकते हो आप। हेयर एक्स यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन। जितना आप उसको कंप्रेस करोगे या कंप्रेस कर रहे हो या उसको स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेशन कर सकते हो और स्ट्रेच भी कर सकते हो साथ। स्ट्रेच जितना आप उसको दबाओगे या उसको खींचोगे आप स्प्रिंग को, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपका रेस्टोरिंग फोर्स होगा। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? आपका रेस्टोरिंग फोर्स आपका होता है। नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हो। सिंपल कर रहा हूं मैं। F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसको हटा दो, कांस्टेंट आ जाएगा kx, वेयर k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, k है स्प्रिंग कांस्टेंट या इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका? फोर्स कांस्टेंट। यदि आपसे पूछे कि रेस्टोरिंग फोर्स और कंप्रेशन या स्ट्रेस जो हो रहा है आपस में कैसे वेरी करेगा, तो ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो है इन दोनों का आपका ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इधर रेस्टोरिंग फोर्स ले सकते हो, कंप्रेशन को ले सकते हो, जरूरी नहीं इसमें। एफ इधर ले लिए, मैं एक्स इधर ले लिया, तो सीधी सी बात डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आपका कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। एफ प्रोपोर्शनल किसके आएगा? एक्स के आएगा। जितना आप कंप्रेस कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, उसी कोरिस्पोंडिंग आपका रेस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो के यहाँ पर आपका जो है इसको हम बोल रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। देन यदि आपको यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करना है, इस इक्वेशन आपको इसको फर्स्ट ले लेता हूँ मैं इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। के जो होगा यहाँ से वो क्या आएगा? F by x। यहाँ से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स टू द कंप्रेशन। रेशियो है रेस्टोरिंग फोर्स टू द कंप्रेशन। यदि कंप्रेशन और स्ट्रेच यदि यूनिटी है, 1 के बराबर है, तो उस केस में K इज इक्वल टू F और F इज इक्वल टू आपका रेस्टोरिंग फोर्स। F रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो कंप्रेशन के बराबर ही होगा। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, K के बराबर आएगा। X इज इक्वल टू 1 है तो K इज इक्वल टू F या F इज इक्वल टू K। रेस्टोरिंग स्प्रिंग कांस्टेंट आपका रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही आएगा। यदि कंप्रेशन आपका यूनिटी है, न के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर था। तो यहां से एक बात और, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड करता है?
लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड रेडियस, रेडियस के ऊपर आपका डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ स्प्रिंग कह सकते हो आप। रेडियस ऑफ स्प्रिंग एक नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ स्प्रिंग की, लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। यहां से हम इसमें आप कह सकते हो जितना लेंथ जो है, यदि आपकी स्प्रिंग की ज्यादा होगी उतना ही फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ स्प्रिंग की ज्यादा होगी तो उस केस में आप कह सकते हो दोनों में ग्राफ जो होगा वो कर्व्ड आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो है आपको कैसे आपस में आपके वेरी करेंगे। जितना लेंथ बढ़ेगा के कम होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप इसमें यही कह रहे हो जितना L ज्यादा होगा, L धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका, K कम हो रहा है। इस पॉइंट पे L ज्यादा है, K की वैल्यू से कम है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में आपका ये आएगा। अब हम ये मानते हैं लेट द स्प्रिंग be displaced through a small distance dx against the restoring force, स्प्रिंग जो है आपका डिस्प्लेस्ड हो रहा है, स्प्रिंग जो है उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम स्ट्रेच करते हैं। उस केस में आपका एक वर्क डन होगा, तो वर्क डन जो है वो आपको किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में मान लिया था, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा उसके अंदर। F की वैल्यू हम जानते हैं, पीछे से बताया था ना, F इज इक्वल टू होता है kx, k स्प्रिंग कांस्टेंट, x आपका कंप्रेशन था। इक्वेशन आपकी जो भी आपकी थर्ड आ गई शायद। तो ये जब हम एक स्प्रिंग के अंदर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन भी क्या होता है, स्मॉल होता है। टोटल वर्क इज डन, in giving a displacement from 0 to x। ये मान लिया जब स्प्रिंग के अंदर 0 से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, 0 से x हमने मान लिया, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, बता रखा है स्मॉल वर्क डन दे रखा हो, स्मॉल चीज दे रखा, टोटल निकालना हो, हमेशा उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे लिमिट्स की सहायता से, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dw और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x कह रहा है, तो इधर भी x दिया हुआ है तो लिमिट इधर लगेगी 0 to x kx into dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dw का w हो जाएगा और k कांस्टेंट है, x की पावर अंदर रहेगा 0 to x dx। इसका फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से इसको आप सॉल्व करोगे ना, एंड दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है तो W बराबर ये आपका आ जाएगा k x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका फॉर्मूला बताया था, पावर में ऐड कर दो 1 + 1 2 और जो नई पावर है उनसे डिवाइड कर दो, ब्रैकेट लगा दोगे, लिमिट राइट साइड में आ जाएगी आपको। देन
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज के, लिमिट्स को सोल्व करना है, अपर लिमिट इसकी जगह माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, देन पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ से आपकी आएगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द हेयर, पता होना चाहिए आपको के जो है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, और एक्स जो है किससे लिखा था मैंने, कंप्रेशन हो सकता है, और स्ट्रेस के लिए भी लिख सकते हो आप, स्ट्रेस STRESS, कंप्रेशन और स्ट्रेस के लिए आप लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस और कंप्रेशन यदि आपका कैसे वेरी करता है तो ग्राफिकली इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये ऐसे भी आता है। इधर आपका x आ जाएगा, ये x अक्ष से दिखा दो, इसको x डैश दिखा दो, इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इधर तो इधर आपका x आ जाएगा, ये जीरो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका पोटेंशियल एनर्जी और कंप्रेशन जो है आपस में ग्राफिकली ऐसे आपस में वेरी करते हैं। यदि आपको एक स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसका रिलेशन आपका क्या आएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है। इसको आप करोगे तो थ्योरेटिकली है, आप इसको पढ़ो, नहीं आता है तो आप इसको फोन कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मैकेनिकल एनर्जी आपका आएगा, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है उसको हम इस लिखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की यदि आपको मैकेनिकल एनर्जी आपको उसके निकालनी है तो हमेशा किसके बराबर आएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हमने इसे लिख दिया और किसके बराबर होगी वो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है, ठीक है। ये इसमें हम प्रूफ इसको कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो है आपकी कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है, इसको आप प्रूव कर सकते हो। इसके लिए मैंने क्या लिया, सपोज ये आपका अर्थ है, अर्थ पे एक बॉडी रखी हुई मान लो कोई, या h हाइट के ऊपर, यहाँ हमने मान लिया एक पॉइंट A लिया, एक बॉडी है जिसका मास m है, अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर रखी हुई है, अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर रखी हुई है, और जब बॉडी को हम इसको फाल करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट हमने B मान लिया, एक C मान लिया, ठीक है। अलग अलग स्टेज दिखा दी हमने। जब बॉडी को यहाँ से हम फ्रीली फाल करते हैं तो जब B पॉइंट क्रॉस करती है उस केस में डिस्टेंस हमने मान लिया x डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस सीधी सी बात है, टोटल डिस्टेंस आपका h दे रखा है, ये यहाँ से x दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर आएगा, h माइनस x के बराबर आपका आएगा। तो इसके अंदर हम ये प्रूव कर सकते हैं, जब इस बॉडी को यहाँ से हम h हाइट से फ्रीली फाल करते हैं तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर A, B और C के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपकी सेम आती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जब किसी बॉडी को आप फ्रीली फाल करते हो तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या रहेगी, कंजर्व्ड होगी। इसके लिए हमने इसको अब मैं तीनों पॉइंट्स पे A, B और C जो पॉइंट्स जो है
इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ एक पॉइंट के ऊपर। एट ए पॉइंट ए मास की बॉडी है आपकी, इनिशियली जो है एम मास की बॉडी है, ए पे रखी हुई है, एच हाइट के ऊपर है और ए पे बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, बॉडी का मास एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, और एच बी द हाइट, एच क्या है, हाइट थ्रू ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट जो है उसकी एच हाइट पे बॉडी रखी हुई है। और ए पॉइंट ए बॉडी, इनिशियली बॉडी जो है एट रेस्ट के ऊपर है, ए के ऊपर रेस्ट के ऊपर है, तो सीधी सी बात है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होती है। एम वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी 0 आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी क्या होगी, एच हाइट पे बॉडी रखी हुई है, अर्थ सरफेस से मास है, ग्रेविटी लगेगा ही, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी इस केस में, mgs। और मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको मैंने E1 से मान लिया। मैकेनिकल एनर्जी जो है E1 इसको मैंने लिया हुआ है, ये किसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी सी बात है कि आपका आ जाएगा mgh के बराबर। क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। ए पॉइंट पे एनर्जी आपकी क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी mgh आ गई। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट पर। एट ए पॉइंट बी, एट ए पॉइंट बी, बी जब बॉडी को हम फ्रीली फॉल करते हैं तो बी एक ऐसा पॉइंट है जिसको बॉडी क्रॉस करेगी। इस पे हमें, इस पॉइंट पे जब बॉडी क्रॉस करेगी तो इसकी किस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो मान लिया लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी while crossing the point, while crossing the point B, जब बॉडी जो है B पॉइंट में क्रॉस करेगी ना, तो उस केस में वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, इसकी V मान ली। तो उस केस में आप बता सकते हो V वेलोसिटी क्या होगी, इसको निकालना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन मोशन से आपको, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रीली फॉल बॉडी मूव कर रही है तो इस थर्ड इक्वेशन क्या होती है, उस केस में v के माइनस v के बराबर 2gh। इन केस ऑफ ग्रेविटी लगा दिया मैंने, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन केस ऑफ ग्रेविटी u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी और g आपका होगा नीचे की तरफ h हाइट। तो इस v तक यहां से यहां तक निकालनी है आपको। तो v तो आपका फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मान रखी, v मान रखी है, और u कितना है 0, 2g लगेगा ही, h यहां से यहां तक का, जब बॉडी यहां से यहां तक क्रॉस कर रही है उस केस वेलोसिटी ले रखी है हमने v, तो डिस्टेंस कितना है, x आएगा। तो v स्क्वायर तो आपका क्या आया 2gx। इस वेलोसिटी से बॉडी आपकी मूव करेगी। तो अब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है आप जानते हो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m एज इट इज v स्क्वायर कितना आएगा 2gx। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी mgx आ गई। ठीक है, ये आपकी आ गई mgx आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी आपकी आई है। अब हमें निकालनी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। बी पे चल रहे, बी पॉइंट पे कर रहे थे हम, तो इसके इस पे आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बॉडी की U, वो क्या आएगा mg, मास होगा, वो मास तो सही में रहेगा, हाइट इस केस में क्या होगी h माइनस x हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी इस पे मैंने E2 मान ली,
तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है इस पॉइंट पे mgx, पोटेंशियल एनर्जी आपको है mgh माइनस x। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। E2 इज इक्वल टू आएगा mgx प्लस mgh माइनस ऑफ mgx, ये से कट जाएगा। E2 जो है यहाँ से आपका आ गया mgh, इक्वेशन सेकंड आ गई। इसका भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों एनर्जी आपके सेम आ गई। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हमने इस पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली, इस पे मैकेनिकल एनर्जी, दोनों बराबर आ रही है। यहाँ भी यदि बराबर आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, फिर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ एट ए पॉइंट सी। सी पॉइंट जो है ये आपका कौन सा पॉइंट है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो हमने मान लिया लेट v1 be the velocity of the body just before touching the ground, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले जस्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या है v1। v1 कितना होगा वो भी निकालना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन से निकालोगे इस केस के अंदर भी। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था v स्क्वायर माइनस u के बराबर होता है 2gh। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इस केस में हमने v1 लिया हुआ है, तो ये आएगा v1 का स्क्वायर और यूनिट वेलोसिटी ये 0 है 2g। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h ही है, तो यहाँ h ही आएगा इस केस में। तो v1 स्क्वायर जो है ये आपका 2gh आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने ये वेलोसिटी निकाली है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर हो जाएगा, देन हाफ m एज इट इज, और v1 स्क्वायर कितना है 2gh। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये एनर्जी आपकी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, ये आपकी आएगी mgh के बराबर आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी 0 होगी, ठीक है, हाइट नहीं है, c पे हाइट न के बराबर है कह सकते हो आप। h जो है, क्योंकि सिंस h जो है ना वो आपका 0 है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो, इसको मैंने E3 मान लिया इस केस में। तो क्या बताया था मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आपको कितनी आ रही है mgh और ये 0 आ रही है, तो ये आपका आ गया mgh। E3 आपका ये आ गया, इक्वेशन थर्ड ले लिया मैंने। तीनों कंपेयर कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को कंपेयर करोगे तो E1 बराबर है E2 बराबर है E3, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी mgh के बराबर ही आ रही है। इसका मतलब हेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैंने बताया था कि तीनों, जब बॉडी को आप फ्रीली फॉल करते हो, तीन स्टेज मैंने मान ली थी, तीनों स्टेज के ऊपर एनर्जी जो है वो आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, 2 टॉपिक्स करवाए हैं, इनको करो, बाकी को कल करते हैं। थैंक्स।